अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। आज वफाकी काबीना का इजलास था और उसके अंदर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल जो है उसके हवाले से बात हुई। जाहिर है कि आगे के हालात जो हैं उसमें मिनी बजट का भी तकाजा है, IMF का, उसको भी पूरा करना है। लेकिन उसके बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने एक ब्रीफिंग की और उसका इब्तिदा जो थी वो माशी सूरत हाल से थी और उसको शुरू उन्होंने इस तरीके से किया कि मईशत के तमाम इशारे मुस्बत हैं। टेक्सटाइल के शोबे में 30% इजाफा हुआ है, IT के शोबे में 27% जो है इजाफा हुआ है और इस साल के अख्तिताम तक ये दुगना हो जाएगा। इनकम टैक्स जो है उसको जमा करने में 31% इजाफा हुआ है। तमाम फसलें जो हैं वो तारीख की रिकॉर्ड फसलें हैं। गंदम 27 मिलियन टन पैदावार है, कपास 19.5% इजाफे के साथ 8.5 मिलियन बेल्स है, चावल 8.8 मिलियन टन, गन्ना 88.1 मिलियन टन। इसी तरह उनका ये कहना था कि कारों की जो पैदावार है वो इस वक्त 2,40,000 है, जिसको बढ़ाकर 5 लाख किया जा रहा है और इसके नतीजे में लोगों की आमदन जो है उसमें इजाफा होगा। और जो इजाफा हुआ भी है उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कारों के पैदावारी यूनिट जो हैं वो 5 से 15 हो गए हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर जो है 25.2 अरब डॉलर की सतह पे हैं और नवाज शरीफ और जरदारी दौर के 55 अरब डॉलर के कर्जाजात जो हैं वो वापस किए गए हैं। बैंकों ने कार फाइनेंसिंग में 3.38 अरब रुपया दिया है। अब बिजली के इस्तेमाल में 13% इजाफा हुआ है, डीज़ल के इस्तेमाल में 26% इजाफा हुआ है और जो इस वक्त इसी से विकास रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनकी तादाद जो है वो 2 लाख है, जिसमें से 1.5 लाख कंपनियां जो हैं वो गुज़िश्ता 3 बरस में रजिस्टर हुई हैं, जो इस बात को सबूत है कि पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस फैल रहा है, रोज़गार में इजाफा हो रहा है, लोगों की आमदन में इजाफा हो रहा है। तो ये महंगाई जो है ये कैसी है, ये इसका क्या मतलब मकसद है? ये जो शाम को आप बैठते हैं ज़रा उनसे पूछें कि ये जो मईशत जो माजी में चलती रही है उस तरह चलाई जाती है या जिस तरह हम चला रहे हैं ऐसे चलाई जाती है। अगर यही सब सूरत हाल है तो फिर मुल्क में महंगाई के हवाले से हिजान क्यों है? डॉलर जो है उसके मुकाबले में रुपए की रुसवाई इस कदर क्यों है? फिर अगर यही सूरत हाल है तो आपको आए रोज़ बिजली की कीमतों में इजाफा क्यों करना पड़ता है? अगर मामलात इसी नौइयत के हैं तो दुनिया भर में जब पेट्रोलियम की मसनूआत सस्ती होती हैं तो आप मुल्क के अंदर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा क्यों करते हैं? आप मिनी बजट के अंदर ये क्यों कह रहे हैं कि तमाम इस्तिस्ना ख़त्म कर दिए जाएं और तकरीबन 330 अरब रुपए की टैक्सेशन जो है वो की जाए? ये मामलात जो हैं ये इनको देखा जाना चाहिए। और ज़ाहिर है मेरी आज की मेहमान शख्सियत जो है वो पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखती हैं, इस मईशत को चलाते भी रहे हैं और अब तक जो कुछ कहते आए हैं वो दुरुस्त साबित हुआ है, उनका तजिया भी और उनकी पेशगोई भी। आज उनसे बात करेंगे इसी सूरत हाल के ऊपर। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा। पाशा साहब, ये जो मैंने एक लंबी सी तमहीद बांधी है बेसिकली तो ये फवाद चौधरी साहब का बयानिया है। सबसे पहले तो मैं इस पर आपकी राय लेना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो वजीर हैं इंफॉर्मेशन के, उन्होंने हमारे माशी हालात का एक जो जिसे कहते हैं बेहतर रुख और पिक्चर पेश किया है, ज़रूर पेश किया है, मगर एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव की इस वक्त कुछ ज़रूरत है, इसलिए कि कुछ ऐसी चीज़ें हालात में हैं जो परेशान कुन काफ़ी हैं। सबसे पहले मैं आगाज करूंगा इस बात से कि नवंबर के महीने में तिजारती खसारा तारीख का सबसे बुलंद लेवल पर पहुंच चुका, 5 अरब डॉलर। और अब ये पता चला है कल के जो अदाद शुमार आए हैं स्टेट बैंक की तरफ से
कि पहले 5 महीने में पाकिस्तान का करंट अकाउंट का डेफिसिट खसारा जो है वो $7 अरब से बढ़ चुका है। और अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो खुदा न खास्ता साल के एंड तक 21-22 के एंड तक ये $17 अरब तक हो सकता है। दूसरी तरफ उन्होंने शरह नमू का जिक्र किया है और कहा है कि हर चीज जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरफ से चल रही हैं, मगर मैं कुछ उनको इस बात का भी इशारा दूं कि जो सनती पैदावार है उसमें जो आखिरी फिगर आई है अक्टूबर के महीने की, उसमें हैरत अंगेज मनफी 1% यानी कि पैदावार में कमी आई है। तो वो जो 5% का शरह नमू की जो बात की जा रही है वो आने वाले दिनों में लगता यह है कि हासिल नहीं होगी। आपका सनती पैदावार में कमी आ रही है और इससे जो सबसे नुमाया चीज है कि अगर सिर्फ गाड़ियों की सेल निकाल दें तो ये मनफी 4% हो जाता है। तो ये तो बहुत ही परेशान कुन है। और जो बड़े अहम हमारे शोबे हैं जिसमें फर्टिलाइजर है, सीमेंट है, आपके फार्मास्यूटिकल्स हैं, टेक्सटाइल में तो वो एक्सपोर्ट के जिक्र कर रहे हैं मगर प्रोडक्शन में मुश्किल से ½ इजाफा है। तो ये कोई खास जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है। और दूसरी तरफ आप हमारे ज़री शोबे की तरफ आ जाएं तो आप ये देखिएगा कि रबी की जो क्रॉप्स होने वाली हैं उसके लिए फर्टिलाइजर में कमी है और फर्टिलाइजर की कीमतों में नुमाया तौर पर इजाफा हुआ है 15% आपके यूरिया में और 2 गुना कीमत हो गई है DAP की। हमारे किसान बहुत परेशान हैं कि किस तरह वो अपने प्रोडक्शन को जारी और उसी लेवल पर रख सकेंगे। तो इस वक्त कहना कि गंदम की फसल के लेवल क्या होगी नामुनासिब है। रेवेन्यूज की तरफ आ जाइए, यकीनन इसमें इजाफा है और 30% का लगभग इजाफा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो इंपोर्ट जो दरामदात में इजाफा हुआ है 60-70%, उसकी वजह से इंपोर्ट के रेवेन्यूज में भी इजाफा हुआ है, बहुत इजाफा हुआ है माशाल्लाह। मगर आपने हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इनकम टैक्स में 31% इजाफा है जो है, मगर उसमें एक हिस्सा जिसका इंपोर्ट से ताल्लुक है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा है। डॉक्टर साहब, आपने इसका एक जो सारी चीज़ें उन्होंने बयान की हैं उसका आपने एक जिक्र किया है। आपने 2 चीज़ों की बड़ी अहम निशानदेही की है। एक आपने ये कहा है कि सनती पैदावार जो है उसमें कमी हुई है और दूसरा आप खाद के हवाले से निशानदेही कर रहे हैं और रबी की फसल के हवाले से आप सवालिया निशान जो है वो लगा रहे हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और ये काबीना से आ रहा है। ये लोग फिर कहाँ से इदाद शुमार लाते हैं? क्योंकि फवाद चौधरी साहब फिर ये कहते हैं कि जी आप शाम को बैठ के बात करते हैं, उनसे ये पूछें कि जो पिछली मिसमैनेजमेंट थी ये उससे बेहतर है और माशी हालात उससे बेहतर हैं। बड़े अदब से मैं ये कहना चाहता हूं कि माशी हालात कुछ हद तक बेहतर हुए हैं कोविड के बाद, मगर अभी तक हम उस रास्ते पे नहीं चल पड़े हैं कि आपका शरह नमू 5% तक पहुंचे। अल्लाह के फजल से अगर इस साल 3 से 3.5% हो जाए तो मैं समझता हूं कि ये मुनासिब होगा। मैं 2-3 और चीजों का जल्दी से जिक्र कर दूं। अफराद के ज़र में बेपनाह इजाफा। आप ये सोचिए कि सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जिसका खाने पीने की चीजों का से ताल्लुक है उसमें 19% इजाफा। तारीख में ऐसा बहुत कम हुआ है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे डबल डिजिट पे जा चुका है 11.5%। और आखिरी बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं और वो ये है कि आपने कह रहे हैं कि हमारे रिजर्व्स में इजाफा हुआ है, मगर उसकी 2 बड़े वजूहात हैं।
एक तो ये कि आईएमएफ से आपको 2.8 अरब डॉलर का एसडीआर्स मिले, और कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया ने आपको 1 साल के लिए 3 अरब डॉलर्स का कर्ज दिया है। मगर पोजीशन ये है कि आपको इस साल अपनी एक्सटर्नल जो फाइनेंसिंग की जरूरत है वो 30 अरब डॉलर की जरूरत है, और उसे हासिल करने के लिए बेपनाह कोशिशें करनी पड़ेंगी। और हम सब इस बात पे परेशान हैं कि रिजर्व्स आपके जो स्टेट बैंक के अपने रिजर्व्स हैं वो 18 अरब डॉलर से कुछ ऊपर हैं, और आपकी जरूरियात जो इस साल की हैं वो 30 अरब डॉलर की हैं। तो जरा सोच समझ के मेरी गुजारिश है मिनिस्टर साहब से कि जो तस्वीर है उसके दोनों पहलू जो हैं वो वाज़ा करना जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो आप निशानदही कर रहे हैं, मैं ज़रा फ़ॉरेन एक्सचेंज, ये ज़र मुबादला के ज़खायर पर भी आपसे ब्रेकअप चाहूँगा। गुजारिश ये है कि ज़र मुबादला के एक तो वो ज़खायर हैं जो आपके अपने हैं, आपके पास हैं, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं बवक्त ज़रूरत हंगामी सूरत हाल में, और कुछ वो हैं जो आपको दिए गए हैं कि आप अपने अकाउंट में रखें। आप रिफ्लेक्ट तो कर सकते हैं, आप मुकामी तौर के ऊपर शायद उसके इवज़ रुपया छाप सकते हैं, लेकिन उसको उस तरीके से जो बैरूनी ज़रूरियात आप बता रहे हैं पूरा करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारी सिचुएशन क्या है एग्जैक्ट, अगर मैं आपसे पूछूं? देखें, आपके जो ज़र मुबादला होता है उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम लायबिलिटीज कहते हैं, जो वक्ती तौर पर आपके पास रखे गए हैं। एक बेहतरीन एग्जाम्पल तो मैंने आपको अभी जिक्र किया, सऊदी अरेबिया का 3 अरब डॉलर जो सिर्फ 1 साल के लिए दिया गया है, रखा गया है, लोन है। दूसरी तरफ चाइना से आपको बहुत से स्वैप फंड्स वगैरह और सेंट्रल बैंक डिपॉजिट्स भी मिले हैं। ये सब मिला लें आप तो तकरीबन कम से कम ये 9 अरब डॉलर बन जाते हैं। तो इस लिहाज से आपके पास जो लिक्विड रिजर्व्स हैं वो तकरीबन 9 अरब डॉलर के करीब हैं। और इसमें अगर आप आईएमएफ को जो हमें पैसा वापस करना है पिछले लोन्स का सालाना 1 से 1.5 अरब डॉलर, तो वो और कम हो जाते हैं। तो इस वक्त हमारी फॉरेन एक्सचेंज, और कुछ ऐसी एक दो बातें हैं जो मैं मुनासिब नहीं समझता टेलीविजन पे जिक्र कर, इसलिए पोजीशन ये है कि हालात जो हैं रिजर्व्स के वो इतने मुस्तकम नहीं हैं जितना हमारे वजीर इंफॉर्मेशन कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर ये सिचुएशन है तो जो शब्बर जैदी साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ये बात कही कि हम उसके धाने पर हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं तो आप कहाँ पे हालात और वाक़यात के तनाजुर में सूरत हाल को प्लेस करेंगे? इस वक्त पोजीशन ये है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में आप मौजूद हैं। जब आप आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हैं तो एक चीज कम से कम होती है, और वो ये कि डिफॉल्ट की गुंजाइश नहीं पैदा होती। ये आईएमएफ की एक कमिटमेंट है कि आप मुल्क का जो तवाज़ुन अदायगी का मसला है उसमें आपको पूरी तौर पर वो सपोर्ट करेंगे, और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो ज़रूरियात हैं फॉरेन एक्सचेंज के वो पूरी तरह से पूरे होते रहें। अलबत्ता अगर पाकिस्तान अनकरीब ये सोच रहा है, जो कि मैं नहीं समझता कि ऐसी बात है, कि हम अपनी खुद कफालत की तरफ आगे बढ़ें, तो आपके पास इस वक्त इतना रिजर्व्स नहीं है, इतनी पोजीशन नहीं है कि अनकरीब आप वो कर पाएंगे। आप सिर्फ उस वक्त ये कर पाएंगे जब आपके दरामदाद में कम से कम 10% और कमी लाया जाए। उस वक्त आपके जो तिजारती खसारा है वो इस लेवल पे गिर जाएगा जिस लेवल पर हम उसे फाइनेंस कर सकेंगे। इस वक्त मुश्किल हालात जरूर हैं, मगर पाकिस्तान बेपनाह मर्तबा इन हालात से गुजर चुका है, और हमारे मुल्क की खूबी अल्लाह के फजल से यह है
जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि एक रेजिलिएंट नेशन, हम किसी न किसी तरीके से निकल आते हैं, और अफसोस सिर्फ इस बात का है कि 2-3 साल बाद फिर से वापस चले जाते हैं। मगर इस वक्त आज मेरा ख्याल है कि जैदी साहब ने कुछ जरा ज्यादा ही संगीन बात कर दी है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आप ये बात कह रहे हैं कि 30 अरब डॉलर हमें चाहिए अपने मामलात को सीधा रखने के लिए। जब ये फिगर आपके सामने मौजूद हो और पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उसकी इंतहा भी आपको मालूम हो, तो आप फिर सिचुएशन को कैसे देखते हैं? पिछले दिनों हमारे डिप्टी गवर्नर साहब ने एक आर्टिकल लिखा है पाकिस्तान के मशहूर अखबार जिसे का नाम है बिजनेस रिकॉर्डर। उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें 26 अरब डॉलर की जरूरत है, मगर उसमें उन्होंने जो तिजारती खसारा है उससे कुछ कम बताया है। मेरा अंदाजा ये है कि ये 28 से 30 अरब डॉलर तक जा सकता है, और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है। वो सेंट्रल बैंक के डिप्टी गवर्नर जब ये बात करते हैं तो हमें इसे सीरियसली लेना ही पड़ता है। वो कह रहे हैं कि सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं कि हम 26 अरब डॉलर बाहर से पाकिस्तान आ जाएगा, और हमारे रिजर्व्स जो हैं वो मुस्तकम रहेंगे, उनमें कोई कमी नहीं आएगी। बस हमारी सबकी दुआ यही है कि ऐसा ही हो, इसलिए कि खतरा तो जरूर मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये फरमाइएगा कि ये जो बात की फवाद चौधरी साहब ने कि ईसीसीबी के पास जो रजिस्टर्ड कंपनियां हैं वो 2 लाख हैं और 1.5 लाख जो है वो पिछले 3 साल में खुली हैं, और कारोबार जो है वो बहुत बड़ा है, रोज़गार में इजाफा हुआ है, लोगों की आमदन में इजाफा हुआ है, ये महंगाई का शोर फिर काहे का है? पिछले 3 साल 18, 19, 19, 20 और 20-21 में पाकिस्तान का जो फीकस आमदनी है उसमें कमी आई। ये 3 साल तारीख के ऐसे वक्त का है सिलसिला जबकि हमारा शरह नमू बहुत कम हो गया है। अच्छी बात है कि कंपनीज आ रही हैं, और शायद उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट की थी कोविड के बाद। मुख्तलिफ फाइनेंसिंग पैकेजेस लेकर आए थे, और प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट को उन्होंने बहुत कम सरे सूद पे अवेलेबल कर दिया था। उसके नतीजे में मेरे ख्याल से एक फिलिप जरूर मिला नए कंपनीज बनाने का, ये अच्छी बात है। और अब ये देखना है कि ये कंपनियां जो नई बनी हैं क्या वो वाकई पैदावार की तरफ जाते हैं या सिर्फ पेपर पे हैं, और अगर पैदावार की तरफ जाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे शरह नमू में कितना इजाफा होगा। इस वक्त कहना कि वो चल पड़े हैं, जरा मैं समझता हूं प्रीमेच्योर है। अलबत्ता ये बहुत अच्छी बात है कि नए कंपनीज आ रही हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म भी ये बात कह रहे हैं, और जाहिर है जो वो बात कह रहे हैं आगे उनके जो वज़रा हैं उन्होंने भी वही बात कहनी है कि यही 2-3 महीने सर्दियों के जो हैं यही अहम हैं, और उसके बाद जो है वो महंगाई कम होना शुरू हो जाएगी। जब आप देखते हैं अपना सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जिसकी आपने निशानदेही की और उसे 19%, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको 11.5%, तो आपको लगता है ये टेम्परेरी और आर्जी सूरत हाल है और ये आगे जाके बेहतर हो पाएगी? ये इस पे मुनसर है कि बाहर की जो कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ था जनवरी के बाद से। अब आप देखिए कि तेल की कीमत जो 40 से 80 डॉलर फी बैरल पे भी चली गई थी, ओमिक्रॉन के बाद कुछ कमी की मेरे ख्याल से फोरकास्ट हो रहा है। कुछ आपके इदारों ने कहा है कि कुछ कमी आना शुरू हुई है, और अगर ऐसा रहता है तो जिस तरह आपको याद होगा पिछले साल जून के बाद कीमतों में बेतहाशा कमी आई थी, यकीनन कुछ कमी आ सकती है।
मगर दूसरी तरफ आप ये देखिए कि आपका जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, उसकी जो रफ्तार है वो तो और परेशान कुल है, 27 से 28%। और होलसेल प्राइस इंडेक्स जब बढ़ता है तो कुछ अरसे के बाद में उसका रिटेल कीमतों पर असर पड़ता है। तो इस वक्त ये खतरा मौजूद है कि जब ये ट्रांसमिशन होगा होलसेल से रिटेल को, तो हो सकता है कि कीमतों में और तेज रफ्तारी आ जाए। तो इस वक्त कहना कि क्या होने वाला है जरा मुश्किल है, इसलिए कि अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है जो इस वक्त कर्जा जात की सूरत हाल है, डेट ट्रैप की भी बात होती है। आप भी ये बात कह रहे हैं कि जी डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने ये लिखा है कि 26 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान आ जाएगा। सर ये आमदन से तो नहीं आएगा ना, ये कर्जा ही आएगा। तो वो जब आप कर्जे के ऊपर कर्जा दर कर्जा, ये फिर इसका अंजाम क्या है? या आप बिल्कुल मुनासिब बात कह रहे हैं। ये जो 26 अरब डॉलर, उसमें एक छोटा सा हिस्सा जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का है, तकरीबन 2 अरब डॉलर। बाकी आपको कर्जों से हासिल करना पड़ेगा। और कर्जों का जो पैमाना है वो 125 अरब डॉलर पाकिस्तान का हो चुका है। और खतरा ये है कि बड़े तेजी से ये बढ़ रहा है। और इसके नतीजे में सालाना सिर्फ कर्जों की वापसी जो है वो आपको 13 से 14 अरब डॉलर देने पड़ रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये आगे चलकर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि अनसस्टेनेबल हो जाएगी। और इनफैक्ट एक लिहाज से तो ऑलरेडी अनसस्टेनेबल है। तो इसलिए आपको एक वक्त आ गया है कि दरामदात को किसी ना किसी तरीके से, खासतौर पे जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं, 7 से 8 अरब डॉलर के इंपोर्ट्स, जिसमें गाड़ियां, फोन, अच्छे खाने पीने की चीजें वगैरह, इन सब को आपको आने वाले महीनों में बहुत कम करना पड़ेगा। अगर आप ये कर पाएंगे तो थोड़ी सी आपकी पोजीशन बेहतर होगी। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की और कोशिश करनी चाहिए हमें। टेक्सटाइल सेक्टर जो माशाल्लाह बेहतर परफॉर्म कर रहा है, मगर कीमतों के इजाफे की वजह से, क्वांटिटी की वजह से नहीं, मगर यकीनन इजाफा है। हमें अब दूसरे एक्सपोर्ट्स की तरफ तवज्जो बढ़ाना है। हमारे पास 6-7 आइटम ऐसे हैं जिनकी एक्सपोर्ट 250 से 500 मिलियन डॉलर, एक दो तो ऐसे हैं जो लेदर वगैरह जो 1 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। इन पर रुझान बढ़ाएं, डाइवर्सिफाई करें और एक्सपोर्ट्स को आगे लेके जाएं। और कोशिश करें कि तिजारती खसारा जो एक रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है वो कम से कम आधा हो जाए आने वाले कुछ महीने और साल में। डॉक्टर साहब अगर ये सब बातें इनकी दुरुस्त हैं, तो फिर ये मिनी बजट के तकाजे क्यों हैं? जो थोड़ा बहुत रिलीफ आम आदमी को मुयस्सर था, उन इस्तिस्ना ख़त्म करने की बात क्यों है? फिर बिजली की कीमतें इस कदर तेज़ी के साथ बढ़ाने की ज़रूरत क्या है? फिर जो आप फर्दर टैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं उसकी ज़रूरत क्या है? मतलब ये तो होता है अगर, तो आप कितना असर देख रहे हैं आने वाले दिनों में महंगाई पर? एक तो वो है जो चल रही है और वो बढ़ती जा रही है, और एक इन इकदामात के नतीजे में एक लहर ने आना है। जी बिल्कुल, आप मुनासिब बात कह रहे हैं। देखिए, हमारे वजीर जो हैं इंफॉर्मेशन के, उन्होंने बजट का जो हाल है वो ठीक से नहीं बताया। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जो खसारा है वो बढ़ने का खतरा मौजूद है। सबसे पहले आपने जब सरे सूद को 7% से बढ़ाकर 9.75% पे लेके चले गए हैं, तो इससे जो सूद की पेमेंट हम बजट से करते हैं उसमें नुमाया तौर पर इजाफा 200 से 250 अरब डॉलर अगले 6 महीने में हो सकता है। एक तो ये नया प्रॉब्लम। दूसरा, आपने जो पेट्रोलियम लेवी बजट में आपने जब पेश किया था, आपने कहा था कि 30 रुपए फी लीटर हम रखेंगे इसको।
फिर जब कीमतें बढ़ने लगी तो इसको तकरीबन ना होने के बराबर कर दिया, और नतीजा ये है कि अभी भी 4 रुपए फी महीने बढ़ाने के बाद आईएमएफ से जो एग्रीमेंट हुआ है, खसारा रेवेन्यूज का जो है पेट्रोलियम लेवी में तकरीबन 300 अरब हो सकता है। तीसरी तरफ जो बात है जिस पे किसी ने जिक्र नहीं किया, कि बजट में एक बड़ा जबरदस्त ऑप्टिमिज्म दिखाया गया था कि हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है माशाल्लाह माशाल्लाह तारीख का सबसे बुलंद कैश सरप्लस देंगे 570 अरब। अगर वो इस वक्त 350 अरब भी दे दें तो वो बहुत रिकॉर्ड होगा। सब मिला लें आपका खसारा जो है वो तकरीबन 700 से 800 अरब हो चुका है, बढ़ चुका है। इसलिए भी आईएमएफ ने आपको ये कहा है कि आप ये देखिए कि आपने सेल्स टैक्स जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे 17% पिछले बहुत अरसे से चल रहा था, वो भी आपने कम कर दिया। तो हम मजबूरन फंस गए हैं। आईएमएफ के साथ हमने एक खसारे का टारगेट सेट किया है, उसे मीट करने के लिए मजबूरन एडिशनल टैक्सेशन लगाना पड़ रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये सरासर गलत पॉलिसी इस लिहाज से है कि इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स को बढ़ाने की वजह कोई नहीं थी। इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि अमीर तबका की गाड़ियों की सेल धड़ाधड़ बढ़ रही हैं, कंपनियों की प्रॉफिट्स में बेतहाशा इजाफा है। तो खुदा के लिए इस वक्त इनकम टैक्स बढ़ाइए। सेल्स टैक्स बढ़ाने से कीमतों में और इजाफा होता है और उसके नतीजे में हमारे लोग और परेशान होने का खतरा मौजूद है। यह सरासर, मैं जरा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, रॉन्ग पॉलिसी है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने दरामदाद की कमी की बात की है। जब टैक्सेशन की बात आती है तो हमारा जो एलीट तबका है वो इससे मुबर्रा हो जाता है। जब दरामदाद में कमी की बात आती है तो ये जो ऐसी दरामदात हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से है, दरामदी खुराक से है, जिसका आम आदमी से कोई ताल्लुक़ या वास्ता नहीं है, वो तो मुकामी तौर पर भी जो चीज़ें दस्तयाब हैं वो भी उसकी दस्तरस से बाहर होती चली जा रही हैं। तो जब पॉलिसी साजी का वक्त आता है तो ये लोग हैं जो ये अशिया इस्तेमाल करते हैं, ये अपनी उस तकब्बुर और रऊनत के अंदर इन पे पाबंदी लगाने से गुरेज़ हैं, तो फिर ये कैसे चलेगा? देखिए, सिलसिला कुछ ऐसा है कि अब दरामदाद आपके कम से कम 2.5 गुना हो चुके हैं आपके बरामदात से। ये सिलसिला नहीं चल सकता है। बहुत सालों से आपने ड्यूटियां कम करते गए, कुछ आईएमएफ के प्रेशर में, ताकि बाहर से हम ज्यादा इंपोर्ट करें। कुछ आपने चाइना के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसके नतीजे में हमें कोई फायदा नहीं है। चाइना हमें 7 गुना माल भेज रहा है जो हम उन्हें बेचते हैं। ये नामुनासिब। तो हमें अब फंडामेंटल डिसीजंस लेने हैं ट्रेड फ्रंट पर। ये काफी अरसे से होना चाहिए था, नहीं हुआ। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अनखरीद दरामदात 7 से 10 अरब डॉलर कम से कम करना है, अगर हम सरवाइव करना चाहते हैं और आगे अपने करेंसी की गिरावट वरना और तेज हो जाएगी और उसके नतीजे में अफरातज़र में और इजाफा होने का खतरा बन जाएगा। इस बात की हमें बहुत परेशानी। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है, ये फरमा दीजिए कि आपने चीन के साथ तिजारत की बात की और उसके अंदर जो अदम तवाज़ुन है उसका आपने जिक्र किया। अगर हम चीन के साथ संजीदा मुज़ाकरात करते तो आपका क्या ख्याल है कि ये दूर नहीं हो सकता था? हमने सी पैप पर भी उनको नाराज़ किया। जो अदम तवाज़ुन है तिजारत का, उस हवाले से अगर हम चीन के साथ तकाज़ा करते कि हालात हम भी मुश्किल में हैं और आप भी हमारे साथ इस मामले में, हम आपसे कर्ज़ नहीं मांगते हैं, लेकिन आप अगर इधर से तिजारत को बढ़ा लेते हैं, इस अदम तवाज़ुन को दूर कर देते हैं, तो हमारे लिए बहुत से मसाइल हल होंगे। आपका क्या ख्याल है, चीन इसको ना मानता? देखिए, बात यह है कि हमने जो चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था कुछ साल पहले,
उसमें ख्याल ये था कि पाकिस्तान के जो बरामदात हैं वो इंशाल्लाह चाइना की तरफ जाएंगे। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल देता हूं जो चाइना हमसे इंपोर्ट कर सकता है ज्यादा, अगर हमें इंसेंटिव मिले। सबसे पहले तो चावल। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पाकिस्तान जो है आपके टेक्सटाइल सेक्टर की वैल्यू चेन में काफी पीछे है। यानी कि हम यार्न प्रोड्यूस करते थे और क्लॉथ प्रोड्यूस करते हैं। ये दो चीजें हम चाइना को पहले भिजवाया करते थे, अब चाइना हमसे नहीं खरीद रहा है, दूसरे मुल्कों से खरीदता है, वियतनाम, कंबोडिया, लाओ वगैरह से। तो जब आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था तो कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी कि कुछ बैलेंस होगा, कुछ चीजों को प्रेफरेंस दिया जाएगा चाइनीज मार्केट में, और उसके नतीजे में तवाज़ुन जो है वो बैलेंस तकरीबन कायम रहेगा। कर देता है, उसमें इजाफा हो रहा है। लेकिन अभी जब डॉक्टर हफीज़ पाशा से बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि हम मनफी रुझान में जा रहे हैं, और जाहिर है कि ये मामला उस नौइयत का नहीं है जिस तरीके से हुकूमत समझती है या ये बात कर रही है। इस वक्त गैस का बहरान भी अपनी जगह पे है और सनतें जो हैं उनको इस सिलसिले में मुश्किलात भी हैं। हकीकत क्या है? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मुमताज़ सनतकार हैं, उनसे बात करते हैं। ज़ुबैर साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है दावे तो अपनी जगह के ऊपर हैं, इस वक्त जो सनती पहिए की सूरत हाल है, आप क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, अगर कराची की आप बात करते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 54% ऑफ टोटल कंट्रीज एक्सपोर्ट, तो उसके अंदर का जो सबसे बड़ा इलाका साइड जो है वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, और बाकी तमाम इलाकों में भी प्रेशर्स का प्रॉब्लम है। और जो है ना उस प्रेशर्स की ये हालात है कि दिन में 6-7 घंटे मिलें चल रही हैं, उसके अलावा बाकी सारा टाइम बंद होता है, प्रेशर होता ही नहीं है। अब उसके लिए जो है ना हमने बहुत दिनों से ये बात हम कर रहे थे, अब कल मीटिंग है जिसके हम स्टैगरिंग हॉलीडेज की बात कर रहे हैं। तो अब उसके जरिए यानी कि हर दिन एक एक इलाका बंद रहेगा। उसका मतलब ये हुआ कि 13% हम प्रोडक्शन कम करने की बात कर रहे हैं कि भाई चलें जी ठीक है, हम सेक्रीफाइस करते हैं, एक इलाका मंडे को बंद हो जाएगा, एक ट्यूसडे को बंद हो जाएगा। गैस की ये हालत है कि बिल्कुल बंद है। इस वक्त भी साइड का एरिया के अंदर आप सर्वे करें, कंप्लीटली क्लोज। साइड जो है ना 30% ऑफ दी कराची एक्सपोर्ट का रिस्पॉन्सिबल है। उसके हिसाब से आप देखें तो 15% पूरी कंट्री का एक्सपोर्ट वहां से होता है, और ये बिल्कुल जो है ना इसके अंदर ये पोजीशन है। लांडी की भी स्लो, गैस प्रेशर्स कम है, कोरंगी में भी कम है, हमारे 7 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं सबके अंदर यही पोजीशन कम है। तो अगर फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल तरक्की हो रही है, तो मैं ये समझता हूं कि देखें ऑन ऑन पेपर ये पिछले दिनों के फिगर्स हैं। अब ये जो नवंबर के जब फिगर्स आएंगे, जब दिसंबर के फिगर्स आएंगे, तो आपको पता जाएगा कि क्या पोजीशन रही है। पर ये नहीं हो सकता कि देखिए कि गैस नहीं हो और सनती तरक्की हो, ये तो दोनों बातें कोई एक साथ मिलती भी नहीं है, ना वही हो सकती है। तो इस वक्त तो जो है ना एक्सपोर्ट के अंदर भी और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें भी जो है ना बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स है। एक और बात आप इस बेहतर आप बता सकते हैं। एक और बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर ईसीसीबी के पास जो रजिस्टर्ड कंपनी है उनकी तादाद जो है वो 2 लाख है, इसमें से 1.5 लाख जो है पिछले 3 साल में रजिस्टर हुई हैं। कारोबार में इजाफा हुआ है, रोज़गार में इजाफा हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई कारोबार में फैलाव हुआ है इस नौइयत का? कारोबार एक्सपोर्ट के अंदर डेफिनेटली इजाफा हुआ है जी। एक्सपोर्ट के अंदर खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है, 18-20% एक्सपोर्ट बढ़ा है। लेकिन थैंक्स टू कोविड और जो हमारे जो उस वक्त जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, जो 1% के ऊपर जो लोन दिया, उससे डेफिनेटली जी एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी है। वो तो नंबर्स बोलते हैं ना, जिसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम जो है ना कंसिक्यूटिवली आज 5वां महीना है कि हम $2 बिलियन को क्रॉस कर रहे हैं, बल्कि एक महीना वो भी आया जिसमें हमने रिकॉर्ड किया 6.46 बिलियन डॉलर्स का एक महीने में एक्सपोर्ट हुआ। लेकिन इसके अलावा जो इंडस्ट्री है, देखिए एक्सपोर्ट जो है वो आपका 8% है जीडीपी का, बाकी 92% अदर इकोनॉमी है ना। हमको तो ओवरऑल अगर अभी पाशा साहब जो बात कर रहे हैं वो पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो अगर वो एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि उसमें इजाफा हुआ है। और हमको जो है ना एक तरह से कोविड के अंदर ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है, और हमको जो है ना वो जो ऑर्डर्स जो इंडिया के नहीं मीट कर सका इंडिया,
बांग्लादेश नहीं मीट कर सकता, हमारे पास आए और हमने परफॉर्म किया, फिर मशीनें और नई लगी, हमारी क्वालिटी इंप्रूव हुई, इस वजह से एक्सपोर्ट के नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट देखें तो 3 साल के अंदर सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट $7 बिलियन का है। तो वो तो मतलब ओवरऑल इकोनॉमी की जब आप बात करते हैं ना, तो इकोनॉमी के हालात ठीक नहीं है। और इसलिए मैं क्या कहता हूँ, आप ये देखिए ना कि आपके रुपए की कदर किस कदर कम हो गई। फिर आपको जब इकोनॉमी ओवरहीट की जब बात करते हैं, फिर आपने इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ाया, फिर आपका क्यों उसमें नहीं आ रहा, फिर आप अपनी जो डेट सर्विसिंग है वो क्यों नहीं कर पा रहे, फिर आपको आईएमएफ की शर्तें क्यों माननी पड़ रही हैं। ये सारी बातें तो दे स्पीक वॉल्यूम कि भाई ये जो बात है इसके साथ तो आपको मतलब चलना ही है ना। और ये मुल्क के अंदर इकोनॉमी के हालात खराब है, इसके लिए जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, इंटरनेशनल एरिना के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं। ऑयल के जो रेट हैं जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट का और ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो आया है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो दुनिया की महंगाई है। नहीं, इसमें जुबैर मोतीवाला साहब बात मैंने आपसे ये पूछी थी कि कारोबार फैलाव आया है, रोजगार में इजाफा हुआ है, जो बात कही जा रही है। देखिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर हायरिंग हुई है, उसके अंदर इजाफा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, लेकिन कोई ऐसी खातिर ख्वाह नहीं है कि मैं आपको कहूं कि भाई कोई बहुत आसमान आ गया। ये सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर ये इजाफा हुआ है, बाकी इंडस्ट्रियों के अंदर हाल जो है वो ठीक नहीं है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री लोकल को जो कैटर करते हैं उन इंडस्ट्रियों के अंदर जो है ना ऐसी कोई बात हुई नहीं है। अच्छा, ये फरमाइए कि ये जो अब गैस का इशू है या मामला है, ये जो बरामदात के अंदर एक कमी आएगी इन 2-3 महीनों में, आप क्या समझते हैं कि वो आने वाले महीनों में पूरी हो सकती है कि नहीं, ये हमें अब इस बोझ को लादना पड़ेगा? देखिए बात ये है नदीम साहब कि ये होता ये है कि एक्सपोर्ट का बिजनेस बड़ा ट्रिकी बिजनेस है। जब आप विंटर कर रहे होते हैं तो आप समर के ऑटम के अंदर आप विंटर की तैयारी कर रहे होते हैं, विंटर में आप जो है ना स्प्रिंग की तैयारी करते हैं, स्प्रिंग में आप जो है ना समर की तैयारी करते हैं। तो ये तो बात ही नहीं, जो आपकी ट्रेन निकल गई वो निकल गई। अब जो आपका एक्सपोर्ट की जो कटौती आई वो अब हमने स्प्रिंग के प्रोग्राम्स हमारे पास चलने शुरू हो गए। तो ये तो बात सबको पता है कि ये तो 4 सीजन्स होते हैं एक्सपोर्ट के अंदर, उसी तरह से उसके ड्रेसेस होते हैं, उसी तरह से एक्सपोर्ट्स की डिमांड होती है। अगर ये जो हम विंटर के जो क्रिसमस के जो हमारे ऑर्डर्स थे वो बड़ा सफर किया उन्होंने, बड़ा प्रॉब्लम हुआ हमको नवंबर के महीने के अंदर। तो वो हम अल्लाह करे वो हम अपनी उनकी जगह पर उनको पहुंचा दें, पता नहीं कितने ये बायर होंगे। और शिपमेंट्स के भी प्रॉब्लम अपनी जगह पर हैं, लॉजिस्टिक के प्रॉब्लम अपनी जगह पर हैं, जो शिपिंग लाइन में जो किराए बढ़ाए हैं वो अपनी जगह पर हैं। मतलब मसाइल तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन डेफिनेटली एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा भी हुआ है और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है उसके प्रोडक्शन में भी इजाफा हुआ है। ये खुद आइन बात है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी जो है उसके अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट भी साथ ही बढ़ा है क्योंकि हमारी इंपोर्ट्स भी बढ़ गई हैं। बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब हमसे बात करने का। नाज़रीन, आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।